हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे BHO B.Ed 2016 का पेपर, जिसका कोड क्या है, कोड नंबर 568, जो किसके लिए एप्लीकेबल होता है वो समझिएगा। ये पेपर जो है हमारा ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस है, ठीक है। ये जिसका ग्रेजुएशन में कॉमर्स रहता है या होम साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सब्जेक्ट जो लिए रहते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे 2016 का पार्ट 1, जिसमें क्या होगा, सेक्शन ए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक होगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखता है हमारा, इंग्लिश में क्वेश्चन आपको दिख गया होगा, अब हिंदी में भी दिखा देते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। मान लीजिए कि एक छात्र अपने अध्यापक से यह शिकायत करता है कि 3 अन्य छात्रों ने सभी टेस्ट में एक दूसरे से नकल किया है, तो निम्न में से किस सुझाव को आप अध्यापक को देना पसंद करेंगे। 4 ऑप्शन है, आप चारों को रेट करिए और बताइए। तो इस चारों को आप रेट करिए आराम से, और फिर चारों में से जो होगा वो बताना है आपको। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, छात्रों की माँ से संपर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लिश में क्वेश्चन देख लीजिए एक नज़र, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का हिंदी वर्जन देख लेते हैं हम लोग। एक अध्यापक के लिए कक्षा के अनुशासन को बढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका यह है, वह अपनी सामग्री, विधि तथा उपागम का मूल्यांकन करे, कक्षा से परामर्श करे तथा दंड के क्रमिक श्रेणी का निर्धारण करे। थर्ड ऑप्शन है, परिस्थिति पर विचार विमर्श हेतु कक्षा का अभिभावक साथ बुलावे, सबसे खराब अपराधी को निर्देशन केंद्र पर भेजे। तो बताइए क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मान लीजिए कि एक तृतीय श्रेणी में पास होने वाले छात्र की मां अध्यापक से यह पूछती है कि वह किस प्रकार से अपने बच्चों की अध्ययन शक्ति को बढ़ा सकती है। निम्न में से सबसे खराब सुझाव क्या हो सकता है। देखिए 4 ऑप्शन है, चारों सुझाव है, तो उसमें जो सबसे बेकार सुझाव है वो आपको बताना है। तो रीड करिए जरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन लिखता है, वह छात्र को सार्वजनिक पुस्तकालय में नियमित ले जावे, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। बच्चों को समुदाय में रुचिकर स्थानों का भ्रमण करवाए, ये भी अच्छा है। छात्र के साथ अध्ययन करे, ये भी अच्छा है। छात्र को टीवी देखने पर कठोरता से अंकुश लगाए, ना कठोरता से अंकुश लगाए, यही वाला जो है वो सही हमारा सुझाव नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th। क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग, क्या लिखा है। निम्न में से सभी शिक्षण छात्रों में अच्छे अभिप्रेरणा के सृजन के लिए उपयोगी है। शिक्षण संक्षिप्त होना चाहिए, शिक्षण छात्रों के अनुरूप होना चाहिए, शिक्षण पढ़ाए जाने वाले पाठ के अनुरूप होना चाहिए, शिक्षण हमेशा अध्यापक से आना चाहिए। क्वेश्चन एक बार देखिएगा क्या लिखा है, निम्न में से सभी शिक्षण छात्रों में अच्छे अभिप्रेरण के सृजन के लिए उपयोगी है। अच्छा, केवल एक को छोड़कर बताया गया, ध्यान समझिएगा, मतलब चारों में से किसको छोड़ देंगे तो जो हमारा अभिप्रेरण हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा। तो शिक्षण संक्षिप्त होना चाहिए, ये तो सही है। शिक्षण छात्रों के अनुरूप होना चाहिए, ये भी मोटिवेशन का तरीका एक तरह से है। शिक्षण पढ़ाए जाने वाले पाठ के अनुरूप होना चाहिए, ये भी सही है। शिक्षण हमेशा अध्यापक से होना चाहिए, यही गलत है। मतलब क्या है कि शिक्षण में जो है 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, माने टीचर अगर कुछ पढ़ा रहे हैं या पूछ रहे हैं तो स्टूडेंट की तरफ से भी कुछ रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, एक कक्षा पुस्तकालय के संचालन का उत्तरदायित्व होना चाहिए अध्यापक का, स्वैच्छिक अभिभावक का, उन बच्चों का जिन्होंने पुस्तकें दान में दी है, छात्रों के चक्रानुक्रमणीय समितियों का। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका, छात्रों के चक्रानुक्रमणीय समितियों का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, एक उद्दंड कक्षा से व्यवहार करने के लिए एक अध्यापक के लिए सबसे कम प्रभावी रास्ता क्या है। क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान दीजिएगा, सबसे कम पूछा है, मतलब चारों ऑप्शन जो है प्रभावी होगा, लेकिन सबसे कम प्रभावी कौन सा होगा वो आपको बताना है। प्राचार्य से कक्षा में के अवलोकन के लिए कहें, ये तो अच्छा रास्ता है। सबसे अधिक व्यक्ति क्रम करने वाले छात्रों के ग्रेड को कम कर दें, यही वाला तरीका सही नहीं है कि ग्रेड कम कर दें, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों के दूसरे जातीय समूह के प्रति वृत्ति मुख्य रूप से आधारित होती है उनके अभिभावक की अभिवृत्ति पर, उनके मित्रों की अभिवृत्ति पर, उनके भाई बहन की अभिवृत्ति पर, उनके धार्मिक झुकाव पर। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उनके भाई बहन के अभिवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या लिखा है। एक विघटित परिवार के बच्चों को सबसे अधिक कठिनाई होगी सुव्यवस्थित पाठ से, स्वतंत्रतापूर्वक अध्ययन करने में, अभिक्रमिक अनुदेशन से, लघु उत्तरीय प्रश्नों से। तो विघटित परिवार को जो सबसे अधिक कठिनाई होगी वो स्वतंत्रतापूर्वक अध्ययन से होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या लिखा है। एक प्रभावी अध्यापक वह है, पहला ऑप्शन है जिसका कक्षा पर पूरा नियंत्रण होता है, जो कम समय में अधिक सूचना दे सकता है, जो छात्रों को कैसे सीखा जाए इसके लिए प्रेरित करता है, जो गृह कार्य को सावधानीपूर्वक जांचता है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, जो छात्रों को कैसे सीखा जाए इसके लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या लिखा है। निम्न में से क्या अच्छे अध्यापन के गुण का प्रदर्शन करता है। पहला ऑप्शन है कक्षा में पूर्ण शांति बनाए रखना, मानक प्रश्नों को पूछना, छात्रों का कक्षा में उत्तर देना, कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। तो ये सही है, कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11, राजन कुमार का पुत्र है, शीला रजनी की पुत्री है, कुमार रजनी के ससुर हैं, राजन का शीला से क्या रिश्ता है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा है, भाई का, देवर का, पिता का, पुत्र का। तो कैसा रिलेशन है, पिता का, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा अब आ गया 12। निम्नलिखित में से उस जोड़े को लिखे जो अन्य जोड़ों से भिन्न है। पहला है साइकिल एवं स्कूटर, साइकिल एवं स्कूटर दोनों चलने मतलब पहुँचाने यातायात करने के काम आते हैं, ठीक है। दूसरा है राइफल एवं तलवार, दोनों युद्ध के समय में भी काम आते हैं, अपने बचाव के लिए भी काम आते हैं, ठीक है। पेंसिल एवं पेन दोनों लिखने के काम आते हैं। कमीज एवं दर्जी, अच्छा कमीज तो कपड़ा है, दर्जी सिलने वाला है, तो ये अलग है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। तो 12 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 27:16 समानुपात 125, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो कैसे होगा इसको समझिएगा जरा। ये जो 27 दिया है वो किसका क्यूब होता है आपको पता है। 27 जो होता है वो हमारा 3 का क्यूब होता है, ठीक है। 16 जो है वो हमारा 4 का स्क्वायर होता है। 125 जो दिया है वो हमारा 5 का क्यूब होता है। इसका मतलब है कि 3 का क्यूब पहले आया, फिर 3 के बाद 4 का स्क्वायर लिख दिया, फिर 5 का क्यूब आया, तो 3 4 5 के बाद तो 6 आएगा। ये तो आपको पता चल गया कि 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अब यहाँ पे क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, फिर क्यूब है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ स्क्वायर होगा। तो 6 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 6 गुणे 6 तो 36। ऑप्शन नंबर कौन सा, 1। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यदि वाक्य बैंक को कुटित किया जाता है तो DCPM, तो बुक को कैसे कुटित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो ज़रा समझिएगा कि बैंक को हम लोग DCPM लिखते हैं। इसको पहले देखिएगा ज़रा कैसे होता है, BANK। तो बैंक को हम लोग क्या लिख रहे हैं, DCPM। तो पहले देखिए B के बाद C को छोड़ के D लिखा है, मतलब एक अक्षर छोड़ दिया है। फिर A के बाद जो है B आता है तो B को छोड़ के C लिखा है। देखिए B के बाद C छोड़ के D लिखा है, A के बाद B छोड़ के C लिखा है, N के बाद O छोड़ के P लिखा है, और K के बाद L छोड़ के M लिखा, माने एक छोड़ के लिखना है, ठीक है ना। तो इसी तरह हमसे बुक का पूछा गया, क्या पूछा गया, बुक का, BOOK। तो B के बाद C आता है तो C को छोड़ दीजिए, D आया। फिर ऐसे O के बाद क्या आता है, P आता है तो P को छोड़ के Q लिखिए, फिर नीचे वाले में भी Q हो जाएगा। फिर K लिखा तो K के बाद क्या आता है, L आता है तो L को छोड़ के क्या लिखिए, M। तो देख लीजिए जरा DQQM किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जा सकती है। जरा देख लीजिए टेबल 1 मिनट में, और देखिए इसका क्या होगा, ध्यान से समझिएगा जरा कि क्या होने वाला है। 15 और 13 को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 28। और 28 में से ये वाला नंबर आप क्या करिए, ये वाला नंबर घटाइए, तो क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब पहला दूसरा जोड़ के तीसरा घटाना है, तो ठीक है 20 आ गया। दूसरे में वैसे देखिए 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9। 9 में से 2 घटाइए तो 7 आ गया, एकदम सही जा रहे हैं। इसी तरह 5 और 9 क्या हो जाएगा हमारा, 9 5 14, तो 14 में से हम कितना घटा दें कि 13 आ जाए। तो 14 में से अगर 1 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। आइए वापस इसको समझ लेते हैं हम लोग दूसरे तरीके से, जिससे कि आपको दिक्कतें ना हो समझने में। तो देखिए ज़रा इसको दूसरे तरीके से भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है हमारा कि देखिए यहाँ पे 15 और 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28। 28 में से आप 8 घटा लीजिए तो ये 20 आ गया।
इसी तरह 6 और 3 जोड़ेंगे तो 9, 9 में से ये 2 घटा लीजिए तो 7 आ गया, ये सही है। इसी तरह 5 और 9 जोड़ेंगे तो 14, तो 14 में से हम कितना घटा लें कि 13 आ जाए, तो 1 घटाएंगे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा है हमारा। एक व्यक्ति 12 किलोग्राम पश्चिम दिशा को जाता है, फिर 3 किलोग्राम दक्षिण दिशा को, फिर 8 किलोग्राम पूर्व दिशा को। उसने जहाँ से आरंभ किया था वहाँ से वह कितना दूर है, 23 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। इसको समझने से पहले तो आपको दिशा पता होना चाहिए। दिशा समझते हैं, देखिए ज़रा। सबसे पहले जो ऊपर होता है मतलब पूरब, और नीचे जो होता है वो हमारा वेस्ट होता है, पश्चिम, और इधर हमारा जो होता है लेफ़्ट की ओर वो नॉर्थ होता है, माने उत्तर, और ये होता है हमारा दक्षिण, ठीक है। ये पूरब हो गया ऊपर वाला, पश्चिम नीचे वाला, लेफ्ट तरफ हमारा नॉर्थ माने उत्तर हो गया, साउथ दक्षिण हो गया। अब क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 12 किलोग्राम पश्चिम दिशा को जाता है। पश्चिम दिशा को मतलब समझे, पश्चिम दिशा माने यहाँ से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा माने नीचे आ रहा है हमारा, तो ये 12 किलोमीटर, कितना आ रहा है, 12 किलोमीटर। ध्यान समझिएगा, ये टोटल जो हमारा दिया है वो 12 किलोमीटर दिया है, टोटल 12 किलोमीटर। फिर लिखा है फिर 3 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण माने राइट की ओर जाता है, कितना जाता है, 3 किलोमीटर। ये हमारा राइट की ओर 3 किलोमीटर जाता है, ठीक है। फिर आगे लिखा है फिर 8 किलोमीटर पूर्व दिशा। पूर्व कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो 8 किलोमीटर पूर्व में आता है, ये 8 किलोमीटर हमारा हो गया, ठीक है। उसने जहाँ से आरंभ किया था वहाँ से वो कितनी दूर है, ज़रा बताइए। चलना तो यहाँ से हमारा शुरू किया था, तो यहाँ से वो कितना दूरी पर है ये बताना है। यहाँ से यहाँ पे आने में वो कितना दूरी है। अगर ये अब समझेंगे हम लोग, ज़रा थोड़ा सा समझिएगा। अगर ये हमारा 3 है तो आपको पता है कि ये भी कितना होगा, हमारा 3 होगा, ये भी कितना हो जाएगा, 3 होगा। और ये हमारा 8 है तो ये भी कितना होगा, 8 होगा। अब पूरा ऊपर से नीचे तक जो है 12 है, तो अगर इतना 8 हो गया तो ये कितना होगा, 4, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक 12 था, तो ये 8 हो जाएगा, ऊपर 4 हो जाएगा। अब ज़रा बताइए, ये हमारा एक तरह से लंब हो गया। देखिए ज़रा इसको कैसे निकालना है। ये हमारा 4 हो गया, ये 4 है, और ये हमारा 3 है, और ये हमको निकालना है। तो आपको पता है ये फार्मूला क्या होता है, कर्ण का फार्मूला, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट में होता है। तो इसका मतलब इसको कैसे करेंगे, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, और 3 का स्क्वायर 9। 16 ना क्या हो गया हमारा 25 अंडर रूट में। अब 25 किसका होता है, 5 का। तो ज़रा देख लीजिए चारों ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, ए बी के दाहिने हैं। अब समझिएगा ज़रा, इसको भी हमें डायग्रामेटिक्स ही समझना होगा। क्या लिखा है, 5 लड़के, ठीक है। तो 5 लड़के को पहले हम लोग थोड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। 5 लड़के, ये एक हो गया हमारा, 2, 3, 4 और 5। समझिएगा, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे, ए बी के दाहिने हैं। ए जो है बी के दाहिने है, बात समझिएगा। ए जो है ये ए बी के दाहिने, ठीक है। तो बी के दाहिने ए हो गया, थोड़ा हम मार्कर का कलर चेंज कर ले रहे हैं। ए जो है वो क्या हो गया हमारा, बी के दाहिने। फिर क्या लिखा, ई जो है बी के बाएं है, ई जो है बी के बाएं है, तो बी का बायां ई है, ठीक है, ये आ गया इधर। फिर लिखा है लेकिन सी के दाहिने है, लेकिन सी के दाहिने, ठीक है। तो सी का दाहिना ई, ये भी सही है। ए डी के बाएं है, ए जो है वो डी के बाएं है, मतलब डी यहाँ पे होगा तभी तो डी के बाएं ए आएगा। सब बैठ गया। बाएं से सबसे पहला कौन बैठा, तो देख लीजिए बाएं से सबसे पहला कौन बैठा, हमारा सी बैठा है। बायन तो यही हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। आनंद शशांक से उम्र में बड़ा है परंतु रोहन से छोटा है। धनश्री सीमा से छोटी है किंतु राजश्री से बड़ी है। अगर राजश्री शशांक से बड़ी है तो इन सब में उम्र में सबसे बड़ा कौन है। रोहन, सीमा, धनश्री नहीं पता लगाया जा सकता। तो चलिए इसका भी हम लोग समझते हैं, ज़रा कोशिश करते हैं आपको समझाने की। आनंद शशांक से उम्र में बड़ा है। आनंद जो है, आइए समझते ज़रा। आनंद जो है वो क्या बोला गया है, शशांक से उम्र में बड़ा है, ठीक है ना। आनंद जो है शशांक से उम्र में बड़ा है, मतलब आनंद बड़ा है किससे, शशांक से। ध्यान समझिएगा, शशांक, ठीक है। ये शशांक लिखा है, समझ लीजिए। आनंद जो है शशांक से उम्र में बड़ा है, मतलब जो सबसे बड़ा होगा उसको हम ऊपर लिखेंगे, उससे छोटे छोटे को नीचे लिखेंगे, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर लिखा है परंतु रोहन से छोटा है।
मतलब आनंद जो है शशांक से बड़ा है, तो ठीक है, आनंद को ऊपर लिख दिया शशांक से, परंतु रोहन से छोटा है, तो रोहन से छोटा आनंद है, तो रोहन को कहाँ लिखें, सबसे ऊपर अभी फिलहाल में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। धनश्री सीमा से छोटी है, ध्यान समझिएगा, धनश्री सीमा से छोटी है, मतलब सीमा बड़ी है, ठीक है ना। धनश्री जो है, धनश्री ध्यान समझिएगा, धनश्री सीमा से छोटी, इसका मतलब यहाँ पे सीमा आएंगी, ठीक है। धनश्री सीमा से छोटी है, एकदम सही जा रहे हैं हम लोग। फिर लिखा है किंतु राजश्री से बड़ी है, तो राजश्री से बड़ी है, तो राजश्री इसका मतलब छोटी हुई, तो छोटी वाले को हम लोग नीचे लिखते हैं, तो राजश्री से, ठीक है। फिर लिखा है अगर राजश्री शशांक से बड़ी है, अगर राजश्री, ठीक है, तो शशांक के ऊपर तो राजश्री है ही हमारी, तो इनमें सबसे उम्र में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा देखिए सबसे ऊपर कौन आ रहा है हमारा, आर फॉर क्या लिखे थे, रोहन, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आइए इसको दोबारा हम समझने की कोशिश करते हैं जिससे आप लोग क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा था, देखिएगा आप ये डायग्राम के हिसाब से, आनंद शशांक से उम्र में बड़ा है, तो आनंद जो है शशांक से बड़ा है, तो देख लीजिए शशांक से ऊपर आनंद है, ठीक है, परंतु रोहन से छोटा है, तो रोहन से देखिए जरा छोटा है आनंद, तो रोहन सबसे ऊपर आ गया। धनश्री सीमा से छोटी है, यह देखिए धनश्री जो है वो सीमा से छोटी है, जो बड़ा है उसको ऊपर लिखें। फिर लिखा है अगर राजश्री, अच्छा आगे भी लिखा था किंतु राजश्री से बड़ी है, मतलब ये जो है राजश्री से बड़ी है। अगर राजश्री शशांक से बड़ी है, तो देखिए राजश्री है और शशांक से बड़ी है, तो इन सब में सबसे उम्र में सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे ऊपर वाला कौन था बताइए जरा, रोहन था, इसलिए क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए जरा, एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में, तो ये दिशा वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, तो दिशा वाला तो अभी हम आपको बताए थे, फिर भी हम आपको दोबारा बताने की कोशिश करते हैं जिससे कि शायद आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो ज़रा पहले हम लोग अभी समझ लेते हैं कि सबसे ऊपर क्या होता है, बताइए ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, और यहाँ नॉर्थ होता है, और यहाँ साउथ होता है, ठीक है। अब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग डायग्राम बनाएंगे। एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में, दक्षिण माने राइट की ओर 100 मीटर सीधा चलता है, समझिएगा ये कितना हो जाता है 100 मीटर, यहाँ से चलना शुरू करता है यहाँ तक जाता है। फिर बाएं मुड़कर पूरब दिशा की ओर, बाएं मुड़ा पूरब, पूरब कहाँ होता है ऊपर की ओर, बाएं मुड़कर पूरब दिशा की ओर 75 मीटर सीधा चलता है, कितना जाता है 75 मीटर, मतलब ये हमारा कितना दिया है 75 मीटर, ठीक है। फिर बोला कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो घर तो इसका यहाँ पे था, घर कहाँ पे था बताइए ज़रा, घर जो था हमारा यहाँ पे था, तो यहाँ से वो यहाँ पूछ रहा है कितनी दूरी पर है, तो ये फिर से कर्ण पूछ दिया एक तरह से, ठीक है ना। तो अभी हम आपको बताए भी थे कर्ण का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, माने कैसे करेंगे देखिए, अंडर रूट में हम लोग लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर, बात समझ रहे हैं, 100 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 10,000, और 75 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 5625, फिर इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा हमारा 15,625, 15,625 किसका अंडर रूट होता है, तो 125 का होता है, ठीक है ना 125 का, तो चारों में से देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वे अक्षर खोजे जो निम्न श्रेणी में आगे आएगा, ADEHIL क्वेश्चन मार्क QT दिया है, तो इसको पहले हम थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। तो देखिए ज़रा कलर चेंज कर लें, ये हमारा AD लिखा है, फिर क्या लिखा है EH, फिर IL, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है ना। तो समझिए ज़रा, A से E लाने के लिए क्या किए हैं, BCD मतलब 3 को छोड़ा, 3 अक्षर छोड़ दिए, BCD छोड़ दिए, मतलब चौथे नंबर का E आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए E से I लाने के लिए क्या किए हैं, देखिए FGH छोड़ के I लिखे, मतलब 3 अक्षर छोड़ दिए हैं, बात समझिएगा। तो I के बाद 3 अक्षर छोड़िए, I के बाद क्या आता है JKL छोड़ दीजिए तो M आया, ठीक है, तो M यहाँ पे आएगा, तो अब समझिएगा ज़रा यहाँ पे हमारा क्या आएगा M, तो यहाँ तो पहला अक्षर हमको मिल गया। अब दूसरे में लॉजिक देखते हैं, D के बाद H लाया, मतलब देखिएगा D के बाद EFG छोड़ के H लिखा, मैंने इसमें भी 3 अक्षर छोड़ दिया। फिर H के बाद देखिए ज़रा L लिखा है, तो H के बाद देखिए IJK छोड़ के L लिखा है, तो L के बाद भी 3 अक्षर हम लोग छोड़ देंगे तो क्या होगा, L के बाद MNO छोड़ दीजिए तो क्या होगा P, तो M और P कौन सा ऑप्शन दिख रहा है देख लीजिए ज़रा, MP कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, चलिए मैथ के क्वेश्चन खत्म हो गए।
एडुसेट को स्थापित किया गया? पूछ रहा है एडुसेट को कब स्थापित किया गया। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे एडुसेट के बारे में। एडुसेट जो है एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। इस उपग्रह को 20 सितंबर 2004 में, क्या बताएं, 20 सितंबर 2004 में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। इस उपग्रह को इसरो द्वारा निर्मित किया गया है। इस कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में बिहार सरकार ने अपने महिला कर्मचारी के लिए कितने दिनों की चाइल्ड केयर लीव देने का निश्चय किया है? 365 दिन, 600 दिन, 730 दिन, 800 दिन। तो कितने दिन का? ऑप्शन नंबर 3, 730 दिन का। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल। तो जब हमारे देश के राष्ट्रपति जब प्रणब मुखर्जी थे, उस समय 27 फरवरी 2016 को केरल को एक डिजिटल राज्य घोषित किया था। तो कौन सा राज्य हो गया? केरल। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिलिंग का वर्तमान निदेशक कौन है? तो जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जो थे वो कौन थे? प्रोफेसर डीपी सिंह। ऑप्शन नंबर 3। इसको शॉर्ट में जो है नेक भी बुलाते, ध्यान समझिएगा। NAAC, NAC का मतलब क्या हो गया? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो नेक करके भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। तो जब क्वेश्चन पूछा था उस समय तो प्रोफेसर डीपी सिंह थे, लेकिन वर्तमान में अगर पूछेगा तो आप समझिएगा नेक का जो वर्तमान निदेशक है वो प्रोफेसर SC शर्मा है। तो नोट जरूर कर लीजिएगा, SC शर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रौढ़ साक्षरता दर कितनी थी? 74, 65, 85, 78। तो कितना है बताइए? ऑप्शन नंबर 1, 74। क्वेश्चन नंबर 26, NEUP का PA का चांसलर कौन है? तो जब पेपर में आया था उस समय कौन थे? श्री NRM मेनन। ऑप्शन नंबर 1। लेकिन इस समय अगर पूछेगा तो इस समय जो है वो प्रोफेसर NV वर्गेश हैं, NV गौर, ठीक है, वर्गेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, पूर्व माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, बालिका शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो क्या है इसका? पहला, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। क्वेश्चन नंबर 28, 12वीं योजना कब समाप्त होगी? पुराना क्वेश्चन इसलिए पूछा है, 12वीं योजना कब समाप्त होगी? तो 31 मार्च 2017। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, PMMMNMTT को स्थापित किया गया। तो पहले बार स्थापित तो छोड़िए, पहले इसका पूरा नाम समझिए क्योंकि एग्जाम में आ भी सकता है। तो इसका पूरा नाम नोट करिए, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। फिर से बोलते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दिसंबर 2014। ऑप्शन नंबर 1। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय भारत सरकार से सीधे निधि प्राप्त करता है? RGNAU रायबरेली में, JNU नई दिल्ली, BHU वाराणसी, विश्व भारती शांति निकेतन पश्चिम बंगाल। तो इसमें से कौन सा होगा बताइए? पहला ऑप्शन, RGNAU रायबरेली में। इस तरह से आपका BHU B.Ed 2016 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।